तो जैसा कि हमने पहले देखा हुआ है कि सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉक्स अबाउट एक्सेप्टेंस, जो बोलता है व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. तो सीधी सी बात है, जिस पर्सन को हम प्रपोज़ल देते हैं ताकि हमें उसकी एसेंट मिल जाए तो उसे बोला जाता है कि एक्सेप्टेंस है, और जब प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसे बोला जाता है प्रॉमिस। विलियम एंसन ने बोला था दैट एक्सेप्टेंस इज़ टू ऑफर इज़ वॉट अ लाइटेड मैच इज़ टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। जिसका मतलब क्या हुआ, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति जो है वो प्रस्थापना के लिए एक माचिस की तीली के समान है। जैसे माचिस की तीली बारूद में लगा दी जाती है, ठीक उसी प्रकार एक्सेप्टेंस है। इसका मतलब ये है कि एक्सेप्टेंस के बाद हम उसे अनडन या रिकॉल नहीं कर सकते। एक बार अगर हमने एक्सेप्टेंस दे दी तो हम वापस पिछली स्टेज पर नहीं आ सकते, उसे वापस नहीं ले सकते। सो बेसिकली इफ़ वी टॉक अबाउट एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, इट हैज़ 3 मेन एसेंशियल्स। नंबर 1, कम्युनिकेटेड इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर। इसका मतलब ये है कि एक्सेप्टेंस एक रीज़नेबल मैनर में कम्युनिकेट की जानी चाहिए। मतलब अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो उस अकॉर्डिंग क्या रीज़नेबल होगा वैसी एक्सेप्टेंस आपको दी जानी चाहिए। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपको इतने टाइम के दौरान एक्सेप्टेंस देनी है तो आपको उस तरह से देनी होगी। अगर लेटर के थ्रू देनी है तो वैसे देनी पड़ेगी। जो भी लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू यूजुअल या रीज़नेबल मैनर, जो यूजुअली यूज़ किया जाता है उस तरीके से दी जाएगी। देन इट शुड बी एब्सोलूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोलूट का मतलब होता है एज इट इज़, जैसा ऑफर है अकॉर्डिंग टू दैट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लाइक अ मिरर इमेज। एंड दूसरी अनक्वालिफाइड का मतलब होता है विदाउट एनी फर्दर कंडीशन, उसके साथ कोई एडिशनल कंडीशन नहीं लगाई जानी चाहिए। एंड नंबर 3 इज़ कॉरेस्पॉन्ड विद द टर्म्स ऑफ द प्रपोजल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी प्रपोजल में टर्म्स लिखी हुई हैं, शर्तें लिखी हुई हैं, कंडीशन लिखी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो ये 3 एसेंशियल्स हैं एक्सेप्टेंस के। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सो सेक्शन 3 प्रोवाइड्स फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड इट मस्ट बी मेड बाय एन एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी। तो किसी एक्ट के थ्रू या ओमिशन के थ्रू एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट की जानी चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। सो अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नो पर्टिकुलर फॉर्मेट और वर्ड्स और मोड ऑफ एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सेप्टेंस। इट कैन बी एक्सप्रेस, इट कैन बी इम्प्लाइड। सिंपली इट इज़ सेड टू बी इम्प्लाइड व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस्ड अदरवाइज देन इन वर्ड्स। तो सिंपल सी बात है, एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। कहने का मतलब क्या है, एक्सप्रेस कब होगी, अगर आप वर्ड्स के थ्रू रिटन फॉर्मेट में या ओरल फॉर्मेट में आप बोलोगे। वर्ड्स के अलावा थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज, थ्रू योर साइंस, थ्रू योर जेस्चर्स अगर आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो वो क्या होगी, दैट इज़ इम्प्लाइड। उसके बाद देखते हैं कम्युनिकेशन टू बी मेड बाय एक्सेप्टर हिमसेल्फ। एक केस था पॉवेल वर्सेस ली का। इसमें बोला गया दैट कम्युनिकेशन मस्ट बी रिसीव्ड फ्रॉम द ऑथराइज्ड पर्सन ओनली। इट शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द पर्सन हु हैज़ अथॉरिटी टू एक्सेप्ट। कम्युनिकेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन इज नो कम्युनिकेशन इन द आइज ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को कोई ऑफर दिया है तो यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस होगी वो बी के द्वारा ही दी जाएगी, क्योंकि उसी के पास क्या है, ही इज़ द पर्सन हु हैज़ अथॉरिटी टू एक्सेप्ट। तो यहाँ पे सिंपली इस केस में यही बोला गया दैट कम्युनिकेशन टू बी मेड बाय द एक्सेप्टर हिमसेल्फ। तीसरा केस है फेल्टहाउस वर्सेस बाइंडले का। इसमें बोला गया था दैट कम्युनिकेशन टू बी मेड टू ऑफरर हिमसेल्फ। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर ओनली। कम्युनिकेशन टू एनी पर्सन, एनी अदर पर्सन इज़ नो कम्युनिकेशन इन द आइज ऑफ लॉ। सीधी सी बात है, ऊपर क्या था, एक्सेप्टर के द्वारा ही होनी चाहिए, यहाँ जो ऑफ़र देने वाला था उसी को दी जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसी की उल्टी चीज़ बोली गई है। देन साइलेंस एज अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, इसके बारे में भी फेल्टहाउस वर्सेस बाइंडले के केस में बोला गया। इस पर क्या बोला था, एन ऑफरर कैन नॉट इम्पोज अपॉन द ऑफरी द बर्डन ऑफ रिफ्यूजल और ड्यूटी टू रिप्लाई। इन अदर वर्ड, साइलेंस कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर किसी ने ऑफ़र दिया, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को ऑफ़र दिया, बी ने ना हाँ बोला ना बोला, साइलेंस है, तो साइलेंस को यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं समझा जा सकता। देन व्हेन कम्युनिकेशन नॉट नेसेसरी,
So in cases of general offers, the communication of acceptance is not necessary. कार्यल वर्सेस कार्बोलिक स्पोकबॉल कंपनी के केस में बोला गया था, क्योंकि हमें पता है सेक्शन 8 में लिखा हुआ है अगर कोई जनरल ऑफ़र है और उसमें कोई कंडीशंस मेंशन है, तो अगर किसी पर्सन ने किसी कंडीशन को परफॉर्म किया है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द जनरल ऑफ़र, तो उसे माना जाएगा एक्सेप्टेंस, और ऐसे एक्सेप्टेंस में कम्युनिकेशन की आवश्यकता नहीं है. Then acceptance must be absolute and unqualified. Section 7 बोलता है that in order to convert a proposal into a promise, the acceptance must be absolute and unqualified. मतलब कि as it is होनी चाहिए, without any further conditions होनी चाहिए, and it should be expressed in some usual and reasonable manner unless the proposer prescribes the manner in which it is to be accepted. एक usual या reasonable manner में होनी चाहिए जब तक कि proposer कोई different manner ना बता दे. Then acceptance has to be made in the manner prescribed. कहने का मतलब है if there is any departure from the manner prescribed, then the offerer can reject the acceptance and insist that it should be made in the prescribed manner. But this rejection has to be made within a reasonable time. If he fails to do so, then he is deemed to be accept the proposal. तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट करना है, तो एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उस रिजेक्शन को रीजनेबल टाइम के भीतर करना ज़रूरी होगा. अगर ऐसा नहीं किया गया तो यही माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो चुकी है, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है. एन एक्सेप्टेंस विथ वेरिएंस इज़ नो एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस शुड बी विदाउट एनी क्वालिफिकेशन और कंडीशन. जैसा कि हमने देखा, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी वेरिएंस नहीं हो सकता है, एज इट इज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. देयर कैनॉट बी एन एक्सेप्टेंस ऑफ पार्ट ऑफ ऑफर. सीधी सी बात है, एक्सेप्टेंस किसी पार्ट की नहीं हो सकती, इन होल ही होगी. देन एक कॉन्सेप्ट है काउंटर ऑफर का. देयर इज़ नो एक्सेप्टेंस इफ द एक्सेप्टेंस इज़ नॉट अनकंडीशनल. सच एक्सेप्टेंस इज़ नथिंग बट अ काउंटर ऑफर. सपोज़ कोई पर्सन है ए और उसने ऑफ़र दिया है बी को कि वो एक पर्टिकुलर गुड्स उसे 100 रुपीज़ का बेचेगा, पर बी उसे बोलता है कि मैं ये गुड्स जो है 100 में नहीं 80 रुपीज़ में ख़रीदूँगा. तो यहाँ पर जो ए ने दिया दैट इज़ ऑफ़र 100 रुपीज़ वाला, जो बी ने दिया दैट इज़ काउंटर ऑफ़र. तो अगर कोई दूसरी पार्टी काउंटर ऑफ़र देता है तो उस काउंटर ऑफ़र को एक्सेप्टेंस नहीं समझा जा सकता, एंड दैट डज नॉट फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट. सो in Hyde versus Wrench, a very famous case, it was held that counter offer puts an end to the original offer. So Hyde versus Wrench के केस में ये बोला गया था कि काउंटर ऑफ़र जो है ओरिजिनल ऑफ़र को एंड करता है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए ने ऑफ़र दिया 100 रुपीज़ का, वो बी के 80 रुपीज़ वाले ऑफ़र देने से डेड हो गया. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट प्रोविजनल एक्सेप्टेंस ऑल्सो. सो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस क्या होती है? ऐसी एक्सेप्टेंस होती है जो सब्जेक्ट टू फाइनल अप्रूवल फ्रॉम हायर अथॉरिटी होती है. कहने का मतलब प्रोविजनल एक्सेप्टेंस अगर किसी ने दी है, इसका मतलब ये है कि वो एक्सेप्टेंस अभी टेम्प्रेरी है. फाइनल वो तब होगी जब फाइनल अथॉरिटी भी उसे अप्रूव कर दे. सो इन दैट केस इट डज नॉट बाइंड आइदर पार्टी एंड ऑफरर कैन रिवोक हिज ऑफ़र. तो इस केस में ये दोनों पार्टीज़ को बाइंड नहीं करती है, और जो ऑफरर है वो अपनी एक्सेप्टेंस को, अपने ऑफ़र को रिवोक कर सकता है. ठीक है. सो ये किस केस में बोला गया था? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एस नरेंद्र सिंह. आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा. सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.